नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। तो भारत के पड़ोसी मुल्कों का मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। आज के टॉपिक जिस टॉपिक को आज हमें डिस्कस करना है उस टॉपिक तक पहुँचने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स पहले आपके सामने कोट करूँगा, जिससे आपको टॉपिक जो है वो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। देखिए, भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में, भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में, इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पे उतरे। हमने देखा कि बांग्लादेश में कैसे लोग सड़कों पे उतरे और कैसे वहां पर शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ। नंबर वन थिंग। फिर हमने नेपाल में देखा, नेपाल में कैसे जेंजी आंदोलन हुआ, वहां पर जो सत्ता में लोग बैठे थे उनको सत्ता खोनी पड़ी। कुल मिला के इन दोनों देशों में एक चीज कॉमन थी कि प्रोटेस्ट हुआ, धरना हुआ। लेकिन जानते हैं इसमें एक चीज और भी कॉमन है। दोनों देशों में बात निकल के ये आई कि बोथ दीज कंट्रीज वर हैविंग फॉरेन फंड्स। मतलब कहीं ना कहीं दोनों देशों में जो प्रोटेस्ट हुआ, जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें जो थी वो इन्वॉल्व थी। अमेरिका के डीप स्टेट्स का रोल जो है इसमें निकल करके आ रहा था कि विदेशों से लगने वाला जो पैसा है उसके दम पर इन दोनों देशों में तख्ता पलट किया गया। अब आप समझ सकते हैं विदेशी जो फंड होता है, फॉरेन फंड जो होता है, वो किस तरीके से मिसयूज हो सकता है। सरकारें बनाई जाती हैं, सरकारें गिराई जाती हैं, नेताओं को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। अच्छा, चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। अभी आपने देखा होगा जब भारत मार्को रूबियो आए थे तो वो वेस्ट बंगाल में गए थे, मदर टेरेसा जो वहां पर चैरिटेबल ट्रस्ट है वहां पर गए थे, वहां पर उन्होंने विजिट किया था। इसके पीछे क्या लॉजिक है? अब इसके पीछे भी लॉजिक ये है क्योंकि भारत सरकार जिस तरीके से विदेशी फंड को लेकर के इस समय सीरियस है और जिस तरीके से फॉरेन कंट्रीब्यूशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ज्यादा टाइटन अप करना चाहती है और ज्यादा रेगुलेट करना चाहती है, उसको लेकर के भारत सरकार ने एक अमेंडमेंट बिल 2026, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026, इसको नोटिफाई किया है 22 तारीख को, अभी कुछ दिन पहले। और इसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मणिपुर से लेकर करके केरल से लेकर तमिलनाडु तक विपक्ष इसका विरोध कर रहा है कि भारत सरकार जो है एक तरीके से दादागिरी दिखा रही है, बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है, हर चीज को दबाना चाहती है, जो विपक्ष का इन जनरली काम होता है। तो विपक्ष सरकार के ऊपर हमला कर रहा है, घेर रहा है। अलग अलग स्टेट्स में इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। मणिपुर तो इसके खिलाफ, इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ब्लैक डे ऑब्जर्व करने की बात कर रही है। केरल में कई चर्चेस, केरल की गवर्नमेंट, तमिलनाडु की गवर्नमेंट इसके विरोध में है। और जब इसको मार्च में लोकसभा में पेश किया गया था ना, तब भी इस पर बड़ा विरोध हुआ। मतलब कुल मिला के आप ऐसे समझ लें कि एक तरफ भारत सरकार जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो विदेशी चंदा आता है देश के अंदर, उसको और वो रेगुलेट करना चाहते हैं। अभी मैं समझाता हूं कि कैसे और रेगुलेट किया गवर्नमेंट चाह रही है। दूसरी तरफ इसके लोग विरोध में भी खड़े हो गए कि भारत सरकार का इंटरफेरेंस ज्यादा हो जाएगा जो विदेशी चंदा आ रहा। मैंने देखी ओपनिंग रिमार्क में आपको यह समझाने की कोशिश की कि कैसे विदेशी चंदे, फॉरेन फंड्स का मिसयूज होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, बांग्लादेश का एग्जाम्पल बताया, मैंने आपको नेपाल का एग्जाम्पल। अभी देखिए भारत में भी जब ये कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध हुआ या कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है तो उसमें एक एंगल ये भी आता है ये फॉरेन फंडेड है। अलग अलग देश, अलग अलग देशों में ये सब काम करते रहते हैं। खास तौर से जो बड़ी बड़ी ताकतें जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है, अमेरिका के डीप स्टेट, इजराइल का मोसाद, इन सब चीजों में बहुत आगे है, सब बहुत काम करते रहते हैं। आइए चलिए समझने की कोशिश करते हैं पहले कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है, ये रेगुलेटिंग एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट आखिरकार में ये है क्या। सिर्फ समझते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। देखिए इसके तीन मुख्य काम होते हैं। पहला, इट आइडेंटिफाइज हु मे एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड ऑन व्हाट कंडीशन। ये कानून ये तय करता है कि कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकता है और किस कंडीशन पर। फॉरेन कंट्रीब्यूशन जैसे एनजीओ को आता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जैसे किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को आता है, जैसे किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को आता है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को आता है, सिविल सोसाइटी को आता है, विदेशों जो चंदा आता है। तो जब एफसीआरए कानून हमारे देश में बना तो पहला ये कि इट आइडेंटिफाइज हाउ हु मे एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड व्हाट कंडीशन, नंबर वन। सेकंड,
इट स्पेसिफाइज हाउ दैट मनी शुड बी रिसीव्ड, अकाउंटेड एंड रिपोर्टेड। वो पैसा कैसे रिसीव होगा, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, कैसे उसका अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। साथ ही साथ ये इस बात का भी ध्यान रखता है कि उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो इंडिया के सोवरेनिटी, राष्ट्र हितों के खिलाफ या देश में अशांति फैलाने के लिए ना किया जाए। तो कुल मिलाकर के ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब तहलका तब मच गया जब अभी मॉनसून सेशन जब शुरू हुआ 20 तारीख को, तो भारत सरकार ने 22 तारीख को जो है एफसीआरए अमेंडमेंट को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया। अब जैसे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, अलग अलग राज्यों में आप देख सकते हैं इसका भैया विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। स्टॉप टारगेटिंग एनजीओज एंड इंस्टीट्यूशन, सरकार पे आरोप लगने लग गया कि सरकार तानाशाही कर रही है, सरकार एनजीओ पर, सरकार सिविल सोसाइटी पर अपनी उनकी चूड़ी टाइट करना चाहती है, अपना अधिकार ज्यादा जमाना चाहती है कि कोई भी एनजीओ, कोई भी सिविल सोसाइटी सरकार की आलोचना करेगा, सरकार के खिलाफ जाएगा तो सरकार उसको ब्लैकलिस्ट कर देगी, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर लेगी। मींस सरकार उसके ऊपर कुछ भी कर सकती है। यह आरोप सरकार के ऊपर लगने लग गया कि इस अमेंडमेंट बिल से सरकार ये काम करना चाह रही है। तो अलग अलग आप देख सकते हैं, मिजोरम से लेकर के, केरल से लेकर, तमिलनाडु से लेकर अलग अलग राज्यों में आप देखिए इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। चर्चेस वगैरह भी, केरल के चर्च, केरल के स्कूल काफी इसका विरोध करने लग गए। अब समझने की कोशिश करते हैं एफसीआरए कानून हमारे देश में आया कैसे। देखिए, बात करेंगे राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस। जब इस देश की आजादी होती है, जब हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ, उस समय भारत के सामने क्या चुनौती थी? उस समय भारत के सामने चुनौती थी पिछड़ापन। देश आजाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, हमारा देश गरीब राष्ट्र था, देश में अशिक्षा थी, लिटरेसी थी, गरीबी थी, भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, तमाम ये सारी स्थिति थी। अंग्रेज भारत को पूरा लूट के, पूरा खोखला करके गए थे। ये सब काम कैसे होगा? ये सब काम होगा पैसे से। तो कई विदेशी देशों ने भारत को फंड करना शुरू किया। अमेरिका ने, जर्मनी ने, कई देशों ने भारत को पैसा देना शुरू किया कि भारत इन पैसों का इस्तेमाल अपने राष्ट्र के विकास के लिए करे, स्कूल चलाए, चैरिटेबल ट्रस्ट चलाए, शिक्षा का प्रसार करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, वगैरह वगैरह। ये सब विदेशों से चंदा आना शुरू हुआ हमारे देश में क्योंकि हमें जरूरत थी। 1960 के दशक में आप जब आते हैं, 60s में, तो आप देखेंगे दुनिया में शीत युद्ध चल रहा है, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम पर पूरी दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी। एक लीड कर रहा था अमेरिका, द कैपिटलिस्ट, और दूसरा ब्लॉक लीड कर रहा था यूएसएसआर, आज का रशिया, हम सब जानते हैं। इन दोनों ब्लॉक्स में भारत कहीं भी नहीं था, हम न्यूट्रल थे। ये दोनों देश अपने पैसे के ताकत पर अलग अलग देशों को फंड कर रहे थे, जिससे उनकी पॉलिसीज, उन देशों की आइडियोलॉजीज, उन देशों की सरकारें इनकी तरफ आ जाएं। अमेरिका किसी देश को पैसा दे करके उसको अपनी तरफ मिलाना चाह रहा था ताकि अमेरिका की लॉबी स्ट्रांग हो। यूएसएसआर और अपने जो है देशों में पैसा लगाना चाह रहा था ताकि उनकी सरकार को हम इन्फ्लुएंस कर सके और अपनी तरफ मिला सके। भारत को भी ऐसे ही किया जा रहा था, भारत में भी पैसा आ रहा था कि भारत को भी किसी एक ग्रुप में लिया जा सके, चाहे अमेरिका में, चाहे यूएसएसआर में। बट इंडिया दोनों तरफ से कहीं नहीं गया, हम हमेशा से न्यूट्रल रहे। ये उस समय की बात है जब कोल्ड वॉर चल रहा था। अलग अलग देशों में एनजीओज ओपन हुए, सिविल सोसाइटी ओपन हुई, और इन एनजीओज के माध्यम से इनको पैसा दे करके, विदेशी चंदा दे करके सरकारों की नीतियां, सरकारों की पॉलिसीज, एक प्रेशर ग्रुप बिल्डअप करके, सरकार पे दबाव बना करके अपनी अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक, उस समय भारत में अगर हम 60-70 के दशक की बात करेंगे तो आप देखिए हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार आई। इंदिरा गांधी जी के टाइम में देश में आपातकाल लगा, नेशनल इमरजेंसी। जब आपातकाल के टाइम पर जेपी आंदोलन हुआ, नेशनल इमरजेंसी लगी, तो इंदिरा गांधी जी की तरफ से उस दौर में यह कहा गया कि भारत को एक बार फिर से डिस्टर्ब करने की विदेशी ताकतें कोशिश कर रही हैं और विदेशी ताकतें देश में उथल पुथल मचाना चाहती हैं, फॉरेन फंड कर रही हैं। जो हमारे देश में आंदोलन शुरू हुए उसके पीछे विदेशी ताकतें लगी हैं, फॉरेन फंडिंग हो रही है,
और इंदिरा गांधी की सरकार को गिराया दिया जाए, किसी अपने पपेट को सत्ता में लाया जाए, जिससे भारत गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए जो अमेरिका या जो भी कंट्री इंडिया में पैसा लगा रही है उसके फेवर में रहे। वहां से इंदिरा गांधी जी के टाइम से फिर आप देखेंगे पहली बार 1976 में एफसीआरए एक्ट जो है वो आपको अस्तित्व में आते हुए नजर आएगा। तो 1976 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वाज इनैक्टेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। 1971 में बांग्लादेश बन गया और भारत एक ताकत के रूप में इमर्ज करता है, एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में। दुनिया की अलग अलग देश जो देश हैं वो भारत की तरफ देखने लग गए। भारत ने सबका अटेंशन जो है वो उस समय अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो भारत में तेजी से पैसा लोगों ने लगाना शुरू किया, फॉरेन फंडिंग करना शुरू किया, जिससे भारत को अपनी तरफ लाया जा सके। एक विशाल देश भारत, बहुत बड़ी बाजार, इतनी बड़ी जनसंख्या, तो हर कंट्री चाहने लग गया, इटली, जर्मनी, अमेरिका, लंदन, तमाम देश कि भारत को वो अपनी लॉबी में ला लें। तो 1976 में आप देखेंगे कि हमारे देश में एफसीआरए कानून जो है वो अपने अस्तित्व में आता हुआ आपको नजर आया। ठीक, यहां से बात चलना शुरू हुई। अब आते हैं 91 पर। 1991 में हमने अपने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, हम एलपीजी लेकर के आए। एलपीजी का मतलब हमने ग्लोबलाइजेशन को फॉलो कर लिया। जब ग्लोबलाइजेशन को आप फॉलो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके देश में एनजीओ वगैरह की बाढ़ आ गई। हमारे क्या एनजीओज, हमारे क्या चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत तेजी से बढ़ने लग गए, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। बड़े बड़े देशों के एनजीओज इंडिया में आने लग गए। पैसे का फ्लो भारत में, फॉरेन फंड का फ्लो भारत में और तेजी से बढ़ने लग गया। 91 के बाद की बात अगर आप देखें तो उस दौर में पैसे की जरूरत थी, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने किया था तो हमारे देश में पैसा आना शुरू हुआ। लेकिन इन पैसों का, इन फॉरेन फंड्स का इस्तेमाल केवल पॉजिटिव होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है, इनका इस्तेमाल नेगेटिव भी होने लग गया। अब हमारे देश में नक्सलवाद, हमारे देश में माओवाद, हमारे देश में आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए, सत्ता से सरकारों को हटाने के लिए, मंत्रियों को खरीदने के लिए, सरकारों का विरोध करने के लिए, सरकारों की नीतियों को प्रभावित करने के लिए, मतलब राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, इन सब में ये पैसे का इस्तेमाल होना अब शुरू हुआ। ये सरकारों को पता चला कि अरे यार, ये जो पैसा आ रहा है, इस पैसे का इस्तेमाल देखो इस तरीके से हो रहा है। आंकड़े सामने आने लग गए, रिपोर्ट सामने आने लग गई, लोग बात करने लग गए कि कैसे विदेशी ताकतें इस देश को डिस्टेबलाइज कर रही हैं, कोशिश कर रही। तब आप देखेंगे भारत सरकार ने 2010 में एफसीआरए कानून में अमेंडमेंट करा, और एफसीआरए 2010 टू कंसोलिडेट द लॉ ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स एंड प्रोहिबिट देयर यूज फॉर एक्टिविटीज क्रिमिनल, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, जो राष्ट्रीय हित के खिलाफ हैं, उन गतिविधियों में वो पैसा नहीं लग सकता। और जो 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 पैसा भारत में आ रहा है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, इन सब पर 2010 में सरकार ने एफसीआरए कानून में अमेंडमेंट कर दिया। यह जरूरी था, क्योंकि देश विरोधी गतिविधियां इस देश में बढ़ने लग गई लगातार, और यह सामने आने लग गया कि कैसे विदेशी ताकतें जो हैं वो यहां पैसा लगा करके चीजों को राष्ट्र के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। डेमोग्राफिक चेंज, धर्मांतरण, पैसे की लालच दे करके धर्मांतरण किया जा रहा है। स्पेशली जो इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर प्रदेश है आपका, नेपाल का बॉर्डर है आपका, साउथ इंडिया में आप चले जाएं, वहां पर आप देखेंगे क्रिश्चियंस, ऐसे कई तमाम लोग सामने निकल के आए, चर्चेस, एनजीओज वगैरह, जहां पर पैसे की लालच दे करके धर्म ट्रांसफर, धर्म रिलीजन कन्वर्जन के जो इश्यूज हैं वो सामने आए। तो ये बहुत जरूरी था कि हम उसको कंसोलिडेट करें कि जो पैसा आ रहा है वो राष्ट्र विरोधी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये भैया बात यहां तक आ गई। फिर 2020 में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, अगर हम 2020 से 2026 की पूरी जर्नी को अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि भारत सरकार ने एफसीआरए को लेकर के और ज्यादा सीरियसनेस दिखाया।
तो 2020 से लेके 2026 तक का पूरा अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे उसको, अमित शाह साहब के लीडरशिप में जब अमित शाह होम मिनिस्टर बने भारत के, तो उन्होंने एफसीआरए कानून में उसको और टाइटन करने की जरूरत समझी, जिससे ये इन पैसों का इस्तेमाल अलगाववाद के लिए, नक्सलवाद के लिए या भारत के खिलाफ कोई भी इस पैसे का इस्तेमाल ना कर सके। 19,000 से ज्यादा एनजीओस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद किया, 19,000 से ज्यादा, क्योंकि उसको पाया गया, उन एनजीओस को पाया गया कि वो इन्वॉल्व थे एंटी इंडिया। अब जैसे कैसे काम करते थे ये लोग, आपको बताऊं मैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका से किसी एनजीओ में 10 करोड़ रुपया आया और उस एनजीओ को टारगेट दिया गया कि तुमको ये काम करना है इस देश में। एनजीओ ने क्या किया, उस 10 करोड़ रुपए को डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे जो एनजीओ से गांव देहात में काम करते हैं उनको बांट दिया, और उनके थ्रू जो अमेरिकन पॉलिसीज है या जो भी विदेशी पॉलिसी, उसको वो इंप्लीमेंट कराने लग गए, मतलब अपना लक्ष्य अचीव करने लगे। ऐसी बातें निकल के आई, गांव देहात तक चीजें पहुंच रही थी। तो भारत सरकार ने और मजबूती लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कदम उठाना शुरू किया कि नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब इसी में आप देखते हैं कि 2026 में ये एफसीआरए अमेंडमेंट बिल जो है वो चर्चा में बना हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि इंदिरा गांधी जी तक ने ये बात बोली थी कि विदेशी चंदा जो है देश को तोड़ने के लिए, देश के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने में इसका पैसा इस्तेमाल होता है। क्योंकि पैसा सिर्फ पॉजिटिव लगेगा ऐसा तो नहीं है ना, आपके देश के बड़े दुश्मन भी हैं। भारत जिस तरीके से विकास कर रहा है सबको अच्छा थोड़ी लगता है, खास तौर से आपके पड़ोसी मुल्कों को, चाइना है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान, चीन हमेशा चाहते हैं भारत में हम जो है किस तरीके से डिस्टेबलाइजेशन फैलाएं, कैसे यहाँ खालिस्तानी आंदोलन को हम जीवित करें, कैसे यहाँ पे हम शाहीन बाग आंदोलन को फिर से पैदा कर दें, कैसे हम यहाँ पर जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनको हम डिस्टर्ब करें। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो गया, पंजाब का स्टेट हो गया, जम्मू कश्मीर में कैसे आतंकवाद को प्रमोट करें, बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करें। तो बिना पैसे के तो होगा नहीं। तो पाकिस्तान है आपका, चाइना है आपका, बांग्लादेश भी है आपका। बांग्लादेश को फिलहाल कम, आप पाकिस्तान और चीन को ज्यादा रखिए। प्लस और जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनको खलता है कि भारत यार इतनी तरक्की कर रहा है, इस तरक्की को रोकना है, सरकार को गिराना है, मंत्रियों को खरीदना है, सरकार की नीतियों को चेंज कराना है। एकाएक कोई, मान लीजिए कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि भैया ये एक्सप्रेसवे बनेगा, ये बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, ये काम शुरू होगा, बस आप देखिए एकाएक विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है और बड़े हैवी लोडेड विरोध प्रदर्शन होता है। एकाएक सरकार की नीतियों का विरोध शुरू हो जाएगा। किसान आंदोलन जैसे हुआ तो कहा गया इसमें कनाडा वगैरह से फंड किया गया, पैसा लगा कि नहीं सरकार के खिलाफ तुम्हें ये प्रोटेस्ट करना। ऐसा होता है, ऐसा चलता है। अब इसी सब को रोकने के लिए भारत सरकार ने ये कानून जो है, यहाँ पर ये बिल जो है वो नोटिफाई किया है। अब इसमें क्या क्या कहा गया है, कैसे गवर्नमेंट और इसको और स्ट्रेंथन करेगी। तो जैसे सरकार ने कहा है कि भैया देखिए ऐसा है कि अब जो भी एनजीओ या जो भी विदेशी चंदा मांगता है, चाहता है, तो उसको अपना आधार और सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूरी परमिशन लेनी पड़ेगी, भारत सरकार उसको क्रॉस चेक करेगी, वेरीफाई करेगी। मतलब इन नटशेल अगर मैं कहूं तो सरकार का डोमिनेंस और बढ़ा है, सरकार की निगरानी और तेज हुई है, बिल्कुल होनी भी चाहिए। अगर इस राष्ट्र के खिलाफ कोई भी काम कर रहा है तो सरकार को अपनी पकड़, सरकार को अपनी निगरानी उसके ऊपर रखनी चाहिए। अब इसमें एक इशू यह भी है कि विपक्ष इसको एंटी डेमोक्रेसी मानता है कि सरकार इस तरह से लोगों की आवाज दबा देगी कि कोई एनजीओ अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा, लिखेगा, धरना देगा तो सरकार उसको देशद्रोही कह देगी, उसके खिलाफ एक्शन ले लेगी, उसके एनजीओ को कैंसिल कर दे, उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगी। ये झगड़ा चल रहा है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि भैया तुम्हें अपना आधार और सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के पास जमा करने पड़ेंगे, वेरिफिकेशन होगा, ठीक, चलो ये हो गया। दूसरा ये है
कि अब आपको सारा पैसा चंदा जो है ना वो एक ही बैंक में जमा करना पड़ेगा, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे बैंक में पैसा नहीं जमा होगा। और वो पैसा किस बैंक में जमा होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अथॉरिटी दे दी, जिससे वो चैनलाइज्ड हो जाए, सेंट्रलाइज्ड हो जाए। तो एक बैंक में रहेगा सरकार के पास, ज्यादा जो है क्लियरेंस रहेगी, गवर्नमेंट के पास ज्यादा नॉलेज रहेगी कि हाँ पैसा कहाँ आ रहा। अब पता चला 10 ठो बैंक हैं, कोई छोटे मोटे बैंक में पैसा जमा हो रहा है, तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उसको देख नहीं पाती है। तो और साथ ही साथ सरकार रेगुलर उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, एनजीओ को जो है रेगुलरली अपनी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट तक देनी होंगी, गवर्नमेंट को बतानी होंगी कि ये पैसा कहाँ से आया है, हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना सरकारी अनुमति के आप उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जहां भारत को विदेशी चंदे की जरूरत थी राइट फ्रॉम द बिगनिंग, और आज भी है, आप साउथ इंडिया चले जाइए, देखिए कई चर्च और कई स्कूल विदेशी फंड से चलते हैं। अब उनका कहना है कि विदेशी फंड नहीं आएगा भारत में, नहीं आएगा तो ये हमारा स्कूल चर्च कैसे चलेगा। इसीलिए वेस्टर्न पावर्स, अमेरिका वगैरह बहुत परेशान, इसीलिए तो मार्को रूबियो मदर टेरेसा चर्च जो है चैरिटेबल ट्रस्ट गए, जल्दी वहां गए। तो ये जो डीप स्टेट्स हैं, अब उनको बहुत परेशानी होने वाली है। अब इसका साइड इफेक्ट ये है कि हाँ, बात बिल्कुल सच है कि गवर्नमेंट की निगरानी ज्यादा हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट लॉ का भाई मिसयूज भी होता है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि कैसे क्या होता है। कुल मिलाकर के FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 पे जो घमासान मचा है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट जैसा ही अपडेट होगा कुछ, मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।